जातियों की गिनती से किसका नफा? जाति आधारित किसी से गणना की बात है। जातीय सर्वे किसका सियासी हथियार? ओबीसी को चलने का काम कर रहे हैं, जातीय उन्माद फैलाने का काम करेंगे। 2024 की बारी जाति वाली बड़ी तैयारी। जाति आधारित जनगणना करवाने का मुख्यमंत्री जी का फैसला पूर्णतः राजनीतिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम बात करेंगे बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मचे सियासी घमासान पर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सरकार ने एलपीजी की कीमत में 200 रुपए की कटौती कर दी है। उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 400 का फायदा होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, और राखी के पहले कम से कम राहत की खबर आती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग महंगाई के मोर्चे पर जूझ रहे हैं उनके लिए, जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, उनको प्रति सिलेंडर 400 का फायदा होगा। गैस की कीमत कम करने के बाद पीएम मोदी ने एक इमोशनल ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इससे बहनों की सहूलियत बढ़ेगी। रक्षाबंधन खुशियां बढ़ाने का पर्व है, उनका जीवन आसान होगा। 200 रुपए कम हुए हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम। जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं उन्हें वहीं 400 रुपए का फायदा इसके बाद होगा। वैसे तो आज हमारी बहस जातीय जनगणना पर है, लेकिन इतनी बड़ी खबर है तो बहस उस पर भी होगी। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जातीय जनगणना को लेकर सियासत हो रही है, कानूनी लड़ाई जारी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। ये जो पटना हाईकोर्ट है उसकी बात हो रही है। कल केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने को कहा कि जनगणना का अधिकार, जो केंद्र की तरफ से हलफनामा डाला गया है उसमें लिखा गया है कि जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं। कुछ ही घंटों में केंद्र ने वो हलफनामा वापस ले लिया। तो सवाल ये है कि क्या जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी कंफ्यूज है? दूसरी ओर लालू यादव जातीय जनगणना को आरक्षण से जोड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ संघ को भी घेर रहे हैं। वहीं नीतीश बाबू कह रहे हैं कि जातीय जनगणना इसलिए करवाई जा रही है ताकि उसी हिसाब से विकास की नीतियां तय की जा सके। नीतियां तय करने का आधार बनाने की मंशा है या फिर जाति के आधार पर और बांटना है वोट बैंक की पॉलिटिक्स? बात बिहार में जातीय जनगणना की हो रही है, तो आपको हम दिखा रहे हैं कि बिहार में जातियों का समीकरण क्या है। आप देख रहे हैं 15% अगड़ी जातियां, 26% पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जो जातियां हैं वो है 26%, मुस्लिम 17%, दलित 16%। आप मेरी दूसरी ओर देख रहे हैं कि बिहार की पिछड़ी जातियों में कौन कौन सी जातियां हैं जो चुनाव के नतीजे करने में बड़ा रोल निभाती हैं। यादव 14% है, कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा 16% है। तो ये हमने आपको दिखा दिया कि राज्यों में हिसाब किताब क्या है। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि बिहार की किस कैटेगरी में कितनी जातियां हैं। सामान्य कैटेगरी 7, पिछड़ी जातियों में 33 और अति पिछड़े में तो 113 जातियां हैं। वहीं दलित वर्ग में 22 जातियां हैं। आप मेरी दूसरी ओर देख रहे हैं कि सामान्य वर्ग की कौन सी जातियों की ताकत कितनी है। हम आपको दिखा रहे हैं भूमिहार 4% हैं, राजपूत और ब्राह्मण 5% हैं। हम आपको अब बिहार में जातीय जनगणना का इतिहास बताते हैं। इसकी शुरुआत 7 जनवरी से हुई। अप्रैल में दूसरा फेज शुरू हुआ। 21 अप्रैल को मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी। 4 मई को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन फिर 1 अगस्त को रोक हटा दी। आज हम इनसे जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि किस तरह से कोशिश ये रहेगी जानने की कि क्या 2024 में मुहर लगेगी जात पर। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। जनगणना थोड़ी करें, गणना कर रहे हैं। ये सिर्फ छलते हैं। क्या 2024 के चुनाव में विपक्ष जाति और आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है? सवाल काफी अहम है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले नीतीश कुमार के बिहार में जातीय जनगणना पर दिलचस्प सियासी घमासान मचा है। जातीय जनगणना के विरोध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एफिडेविट दाखिल किया और लिखा कि जातीय जनगणना सिर्फ केंद्र सरकार करा सकती है।
केंद्र के हलफनामे के बाद आरजेडी सुप्रीमो ने संघ और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता दिया। क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो सेंसस एक्ट है, जनगणना एक्ट है 1948, उसके तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र का है। लेकिन अगर कोई सर्वे कराता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी ये सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाए। हाँ हो जाए सर्वे, हो गया ये सर्वे ही है। हलफनामे को लेकर बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन ने अभी केंद्र को घेरना ही शुरू किया था कि केंद्र सरकार ने उसे वापस ले लिया। पहले हलफनामे के पारा में लिखा था कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को गणना या इससे मिलती जुलती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। बाद में केंद्र ने नया हलफनामा दायर किया जिसमें लिखा पारा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया है। केंद्र सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार SC, ST और OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है। अब नीतीश बाबू कह रहे हैं कि सर्वे लोगों के भले के लिए कराया जा रहा है। SC, ST सबका करवा दीजिए, माने कि तो वो तो कोई किए नहीं, तो उन लोग को तो जो करना था तब बोलिए ना, हो जाना चाहिए था ना 2020 में, तो कहाँ हुआ? ये पहला बार हुआ जब हो रहा है। अंग्रेजों के टाइम में भी शुरू हुआ और बाद में जब सरकार यहाँ आई तो तब से चल रहा था। पहली बार 4था साल हो गया और यहाँ पर इन लोगों ने जनगणना नहीं किया, तो हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना। ये सिर्फ छलते हैं, अति पिछड़ों को छला, OBC को छलने का काम कर रहे हैं, जातीय उन्माद फैलाने का काम करेंगे। अरे जारी करो, रोका किसने? ना न्यायालय ने रोका, ना भाजपा ने रोका, तो इंतजार ये कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना घटे। केंद्र सरकार के हलफनामा वापस लेने के बाद आरजेडी ने भी एक बार फिर हमला तेज कर दिया। ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच। जाति आधारित जनगणना करवाने का मुख्यमंत्री जी का फैसला पूर्णतः राजनीतिक है। आज इनको लगभग 2 दशक के बाद याद आ रहा है कि जाति आधारित आप जनगणना कराएं। कई ऐसी योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हो या राज्य की योजनाएं हो, जो कि जाति पे आधारित होती है, उसी के आधार पर वो योजनाएं बनाई जाती हैं। भले ही केंद्र सरकार हलफनामा वापस लेने की वजह तकनीकी कारणों को बता रही है, लेकिन हकीकत ये है कि मामला जातिगत और सर्वे और जनगणना का है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है कि किसी भी जाति के बीच गलत संदेश ना जाए। भाई ये कुर्ता पैजामा है कि सुबह कुछ शाम कुछ? सरकार का नजरिया एक बार का होता है, आपने फाइल किया नहीं तो फिर विड्रॉ करता है लोग, लेकिन सुबह कुछ फाइल कर रहे हैं, शाम कुछ फाइल कर रहे हैं, तो जनता आपका फाइलिंग 2024 में खोल करके रखे हुए है। जातियों को जाति से लड़ाने के लिए नहीं, जाति जनगणना का जिस प्रकार से इन्होंने स्वरूप दिया और जिस प्रकार से इन्होंने गणना कराने का, सच्चा बोलिए सबके घर में पहुंच रहा है सर्वेयर? नहीं पहुंच रहा है। ये दुर्भाग्य है। हम लोग चाहते हैं कि समाज के सभी अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। नीतीश और लालू ने जाति जनगणना को बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने की तैयारी कर ली है। नीतीश मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा इसे वैसा सर्वे बता रहे हैं जो जातियों के विकास के लिए जरूरी है। हम लोग न सिर्फ लोगों के जाति के आधार पर किनकी कितनी संख्या है, किसी भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, अपर कास्ट हो, पिछड़े वर्ग के हो, अति पिछड़े हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो,
लेकिन उसके साथ साथ सभी की आर्थिक स्थिति के बारे में हुआ। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव इसे आरक्षण से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें और चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं। जातिगत सर्वे के बहाने नीतीश कुमार की कोशिश शायद ओबीसी के सबसे बड़े नेता बनने की है। बिहार में जातीय सर्वे या जनगणना के बाद दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही सर्वे की मांग उठ सकती है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के, सुनील यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मलुक नागर हमारे साथ सांसद बीएसपी के जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी के। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्या जाति जनगणना के मुद्दे पर आपको फंसा दिया है जेडीयू आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार ने बिहार के? क्योंकि आप लोग सुबह में कहते हैं, मतलब आप लोगों ने पहले हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में कि राज्य सरकार करा ही नहीं सकती, उसके बाद उसे वापस लिया है। क्या स्टैंड है सरकार का इस पर? अंजना जी, क्योंकि आपने कहा कि क्या इन्होंने हमें फंसा दिया है, और लालू प्रसाद यादव जी का आज एक वक्तव्य आया, नरेंद्र मोदी जी का नरेती पकड़े हुए हैं, हम गला पकड़े हैं। मतलब अरे 2 फुटिया भ्रष्टाचारी बौने घमंडिया, ये लोग गले तक पहुंचेंगे उस व्यक्ति का जो नीलकंठी है, जो समाज का विष पी जाता है और अमृत समाज में देता है, जिससे पिछड़े वर्ग का जो व्यक्ति है वो मुख्य धारा से जुड़े और भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना है वो पूरा हो। सबसे पहले मैं विधिक तौर पे आपको बताऊंगा कि आप ये जान लीजिए, जो एफिडेविट दिया है उसके भाव में कोई फर्क नहीं है। उसमें अभी भी यही लिखा है कि ये जो क्षेत्र अधिकार है ये केंद्र सरकार का है, और ये हमारा संविधान कहता है कि जनगणना जो होगी ये सेंसस एक्ट है 1948, इसी अधिनियम के तहत होती है, और संविधान में प्रदेश की सरकार को जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय में अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने जो बात हलफनामे में कही है वही न्याय संगत है, संविधान की दृष्टि से उचित है, उस पर मुहर लगेगी। लेकिन क्योंकि बात हो रही है ओबीसी समाज की, मैं एक बात जरूर कहूंगा, पिछले 9.5 साल में वो हुआ ओबीसी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो पहले कभी नहीं हुआ। पहला, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये इससे पहले नहीं था। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए का गठबंधन था, ये कहते थे, कर नहीं पाए थे, हमने किया। आज 27 मंत्री जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये ओबीसी समाज से आते हैं। इसका मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और तीसरी चीज सबसे बड़ी, जो नीट एग्जाम है उसमें 27% आरक्षण ओबीसी समाज के लिए होगा, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके, ये भी हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। मैं पूछना चाहता हूं, आज बिहार की जनता तो कह रही है, ये बताओ, सवाल है कि अगर हम नौकरी मांगते हैं तो लाठी भाजी जाती है, हम बिजली मांगते हैं तो गोली मारी जाती है। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर हम किसी परीक्षा में उतर के एग्जाम देते हैं तो प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ता है, और शिक्षक भर्ती के लिए बिहारी योग्य नहीं लगते आपको, ये सवाल जनता पूछना चाहती है। और विशुद्ध राजनीति करते हुए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव समाज को बांटने के लिए इस तरह के शगुफे छोड़ते हैं जिसमें दम नहीं है, और आप देखेंगे बुलबुले जैसे फटते हैं, वैसे ही जनता की जब मार पड़ेगी तो ये बुलबुले राजनीतिक फट जाएंगे। ठीक है, वो बुलबुला कह रहे हैं इसे राजनीति का। 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए आपको जाति ही सबसे बड़ा हथियार दिख रहा है क्या, राजीव रंजन जी? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना अगर समाज का कल्याण करना है, सामाजिक न्याय करना है, तो थोड़ा ना आप सिर्फ जनगणना के भरोसे रहेंगे। क्या करेंगे जब आप लोग कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जो भी आप तय करना चाहते हैं, क्या करेंगे? आरक्षण को और बढ़ा देंगे? कितना कर देंगे? कहां तक ले जाएंगे? क्या सोच है? क्यों जनगणना ही आधार बन सकता है सामाजिक न्याय का? ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या करना है? राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले तो मैं शुरुआत में ही विवाद
की भेंट इस बहस को नहीं चढ़ाना चाहता हूं। जो शब्द इन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर कहे, तू फुटिया, और जो भी इनके बहुमूल्य समय का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने केवल लालू यादव को गालियां देने में निकाली, इससे शर्मनाक किसी प्रवक्ता का आचरण नहीं हो सकता है। और ये पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों से भी बदतर जो संवाद की शैली है, सबसे पहले मैं कठोरतम शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूं। अब सवाल यह है कि जो जातीय जनगणना को लेकर अगर ये खिलाफ हैं, तो ये साहस जुटाना चाहिए कि एक संवाददाता सम्मेलन करें और इनकी ओर से कहा जाए कि जातीय जनगणना के ये खिलाफ हैं। देखिए, हमने तो यही कहा था, पहले तो बिहार का हिस्सा जो है, अब इस एफिडेविट में जो बदलाव इन्होंने या जो एक हिस्सा वापस लेकर के इन्होंने भी ये मान लिया कि जातीय सर्वे के रास्ते में ये अवरोध बनेंगे तो बिहार की जनता इन्हें खदेड़ कर बाहर निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पहले तो इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, और चूंकि ये सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए इसके परिणाम पर मैं अभी कोई चर्चा नहीं करूंगा। अभी मैं ये मानता हूं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये काम बदस्तूर जारी है। अब सर्वे के जो निष्कर्ष हैं वो जल्द साझा किए जाएंगे। अब जातीय जनगणना को लेकर के मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हिंदुस्तान की आजादी के पहले जातीय जनगणना 1981 में पहली बार हुई थी, 1931 में आखिरी बार हुई, उसके बाद 2011 में कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। इन्होंने आंकड़े डेटा करप्ट होने जैसे बचकाने तर्क दे करके उन आंकड़ों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। अब पिछड़ों की भलाई के लिए इन्होंने कोर्ट में जो एफिडेविट में कहा, मैं तो मानता हूं कि जिस जाति या जिस समुदाय के बेहतरी के लिए आप प्रयास करेंगे, उनकी संख्या का एहसास, अगर उसकी संख्या की जानकारी आपको नहीं है, तो योजनाओं के निर्धारण में और किस तरह की राशि वहां खर्च हो, क्या उनकी आबादी है, उसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे सर्वे के निष्कर्ष होंगे जिसके आधार पर आप कर पाएंगे। सर्वे हो या जातीय जनगणना, सैद्धांतिक तौर पर बिहार में सभी दल, इसमें इनका दल भी, जो आज इतना जहर उगल रहे हैं जातीय जनगणना और जातीय आधारित सर्वे को लेकर के, इनकी पार्टी यहां सभी दलों में शामिल थी। और आज भी इनके नेता बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन आज कोर्ट में जिस तरह से ये बेनकाब क्या करेंगे राजीव जी, इसको भी आज पूरा देश देख रहा है। केवल ये राजीव जी, एक चीज पर तो क्लैरिटी ला दीजिए। लालू जी तो खुलकर कहते हैं आरक्षण बढ़ाएंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इस पर क्या है, क्लैरिटी तो दीजिए राजीव जी। देखिए, आरक्षण का जातीय सर्वे से तो कोई रिश्ता है नहीं, पहली बात। लेकिन हम वो तो नहीं कहेंगे जो 2015 में इनके संघ प्रमुख ने कहा था। जो आरक्षण के बारे में उनकी राय है, वो तो हिंदुस्तान के अपोजिशन के किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो ही नहीं सकती है। पिछड़ों के ये कितने बड़े विरोधी हैं, इसका इन्हें 2015 में बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया था और इन्हें 50 सीटों पर समेट दिया था। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, ईडब्ल्यूएस के बाद 50% को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि इसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है जाति जनगणना का। ये आपने आरजेडी से पूछ लिया है ना, ये आपने आरजेडी से पूछ लिया है ना ये बोलने से पहले कि जाति जनगणना का रिजर्वेशन से कोई, आरक्षण से कोई वास्ता नहीं। मैं चाहूंगा अंजना जी एक क्लैरिटी दे दीजिए ना सर। ये एक ऐसा संवेदनशील मसला है, नहीं मैं वही क्लैरिटी दे रहा हूं, अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगी और सवालों को उलझाने के बजाय इसका सहज जवाब ये है कि अभी का जो ये जातीय सर्वे है, हाँ। ये सर्वे योजनाओं के निर्धारण में इन आंकड़ों का इस्तेमाल होगा। लेकिन आरक्षण को लेकर के जो संवैधानिक प्रावधान है और ईडब्ल्यूएस के बाद समाज के सभी वर्गों को समुचित लाभ मिले, इसलिए ऐसे आरक्षण की व्यवस्था की हम वकालत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का सैद्धांतिक तौर पर जो संघ परिवार का चिंतन है उसके हिसाब से ये काम करते हैं। ये दरअसल आरक्षण के खिलाफ है। और जहां तक इन्होंने बिहार में लाठियां और गोलियां चलने की और तमाम तरह की बातें, इन्होंने क्या किया किसान आंदोलन के साथ,
नहीं, बस चूंकि इन्होंने आरोप लगाया, मुझे केवल 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। जो इन्होंने पहलवान बहनों के साथ किया, जिस तरह से इन्होंने सेना की भर्ती के लिए जब एक नए फॉर्मेट के जरिए उनकी नौकरी के गारंटी को या उनके भविष्य को लेकर के कुछ अजीबोगरीब फैसले किए, उस समय व्यापक प्रतिरोध हुआ और उनके साथ भी इन्होंने सख्ती के साथ व्यवहार किया और उनको कुचलने का काम किया। इसीलिए ये नसीहत नहीं दे कि बिहार में अलोकतांत्रिक तरीके से और जनता के इच्छा के विरुद्ध कोई काम हो रहा है। ठीक है। राजीव जी, अब रुकिए, अभी अन्य मेहमान भी हैं। राजीव जी रुक जाइए, जनता ने दिया 2010 जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। 15 भी दिया और 20 भी दिया और 24 और 25 भी। ठीक है मिस्टर रंजन। गौरव जी, देखिए, भाषा की मर्यादा पर जहां पे बोला जा रहा था, लालू प्रसाद यादव ने आज देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहा है, मुंबई में नरेंद्र मोदी के नरेती मतलब गले पे चढ़ने जा रहे हैं हम लोग, नरेंद्र मोदी जी का नरेती पकड़े हुए हैं हम, हटाना है। कितनी मर्यादित भाषा बोली है लालू प्रसाद यादव ने, जो जानवरों का चारा खा जाते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज इनको चिंता हो रही है पिछड़े समाज की। मैं तो शुरुआत में ही बता चुका हूं हमने क्या ऐतिहासिक काम किया, लेकिन कुछ और जोड़ने के बाद सवाल उठाता हूं। राजीव जी बीच में मत बोलिए। वाटर स्कैम वाले लोग ये क्या बोलते हैं? राजीव जी बीच में मत बोलिए। राजीव जी बीच में मत बोलिए। पूरी सरकार और राज्य सरकार घोटाले में दबी। मैं राजीव जी, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, वरना मैं एक का माइक ऑफ करूंगी, क्योंकि शाउटिंग मैच करना है। दूसरे चैनल पे जाइए। मैंने ये तय किया है, हल्ला बोल में कोई भी दो व्यक्ति एक साथ नहीं बोलेंगे। मर्यादा रखिए, हाथ उठाइए, मैं आपके पास आऊंगी। नरेटिव पर चढ़े हुए हैं, इस भाषा पर तो आपने कुछ नहीं बोला राजीव जी, ये तो एक सच्चाई है। प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा के इस्तेमाल का आप समर्थन करते हैं नीतीश बाबू? उन्होंने एक मुहावरे का एक सेकंड गौरव जी रुक जाइए, एक सेकंड है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में नहीं नरेटिव पर चढ़ना बिहार में क्या बोला जाता है आपको समझ में नहीं आ रहा है राजीव जी? संयम, पूरी बात में मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। मैं आपके सवाल का अंजना जी जवाब दे रहा हूं। इंटरप्ट वो कर रहे हैं, उन्हें रोकिए ना। अभी आपने मुझे नसीहत दे दी, लेकिन उन्हें सत्तारूढ़ दल के नेता होने के अधिकार तो प्राप्त है नहीं। मैंने कहा राजनेताओं को संवाद की शैली में अच्छे शब्दों का प्रयोग करना अच्छा, वो आपने लालू जी को नसीहत दी। अब गौरव जी अपने जवाब को पूरा कीजिए। है वो भदेश शैली में मुहावरे के जो शब्द होते हैं, उनको गौरव भाटिया की जो भाषा की शैली है उससे उसकी तुलना नहीं हो सकती। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं अभी कहता कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहाँ ले जा तो क्या ये कहते कि ठीक है मुहावरा बोला है इनके लिए? नहीं, कहीं ले जा नहीं रहा हूं, तर्क को काट रहा हूं। अच्छा ठीक है, वापस जब भाषा की मर्यादा की बात करें तो पहले नेताओं को कहें अपनी पार्टी के कि गलत भाषा प्रधानमंत्री जी के लिए ना बोला करें। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं जो बहुत ही व्यापक है आज की चर्चा के लिए। सबसे पहले मोदी जी के जो विवादित बोल हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे आप? ठीक है, अब हैसियत पे आ गए। भाषा पर एक दिन अलग से बहस कर लेंगे राजीव जी। शब्दों का प्रयोग बार बार कर रहे हैं। भाषा पर अलग से एक दिन बहस कर लेंगे, भाषा पर एक दिन अलग से बहस कर लेंगे। गौरव जी बात पूरी कीजिए, टॉपिक पे वापस आइए। वो कह रहे हैं कि आप लोग जाति जनगणना से डरते हैं। जाति लालू प्रसाद यादव, हाँ, लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पर्याय हैं जातिगत राजनीति करने के। आप याद करिए 1990 में क्या थी इनकी राजनीति? कह रहे थे भूरा बाल साफ करो, भ से भूमिहार, ब से ब्राह्मण, रा से राजपूत, ल से लाला, साफ कर दो इनको, ये समाज में सौहार्द फैलाएंगे। और मैंने अभी बताया ना, नौकरी मांगोगे तो लाठी भाजेंगे, बिजली मांगोगे तो गोली मारेंगे, बाहरी अच्छे हैं बिहारी खराब हैं, योग्यता नहीं है। क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि जो जनता सवाल पूछ रही है उनको तो आपने मजबूत किया नहीं, सशक्तिकरण किया नहीं, लेकिन हाँ बांटने का काम आप अच्छे से कर लेते हैं। अरे संविधान में आपकी आस्था है या नहीं है? संविधान में प्रदेश की सरकार को कोई अधिकार है कि वो इस तरह से
जनगणना करवा सके। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, लेकिन पूरी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, आप याद करिए, लालू प्रसाद यादव तो यूपीए का हिस्सा थे। जब मांग उठी कि भाई आप उसे सार्वजनिक करिए कि कितने हैं पिछड़े समाज से, ओबीसी समाज से, तो पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा इससे समाज बढ़ जाएगा। क्या लालू प्रसाद यादव जी ने चूं करी थी तब? वो तो हिस्सा थे ना, कि नहीं हिस्सा थे? क्यों नहीं बोले वो तब? अरे यूपीए 1 यूपीए 2 दोनों में हिस्सा थे। 10 साल तक इनको याद नहीं आई ओबीसी समाज की। और नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 साल में वो कर दिखाया जो ये कभी कर ही नहीं सकते। मैं आपको एक बात और कहूं, 80 करोड़ लोगों को जब राशन पहुंचा कोविड के संकट में 3 साल तक, हमने ये नहीं देखा कि पिछड़ा है कि अगड़ा है। लालू प्रसाद यादव तो बोले थे, अरे अगड़ों और पिछड़ों का चुनाव है ये बात करी थी कि उन्होंने नहीं करी थी समाज को बांटने की। अंजना जी, हमें समझना होगा, देश संविधान के तहत चलेगा। देश में जहर घोलना का काम ये लोग करते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन उस जहर को पी के अमृत देना समाज को, तभी मैंने नरेंद्र मोदी जी को नीलकंठी बुलाया। और ये कितना ही कोशिश क्यों ना कर लें समाज को बांटने का, ये समाज बंटने वाला नहीं, ये देश एकजुट है और अखंड और मजबूत होगा। ठीक है, मलुक नागर जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हम तो अंजना जी मुझे टाइम देना प्लीज, क्योंकि आप मेरा टाइम एकदम काट देंगे। मैं टाइम चाहता हूं थोड़ा सा। 68-70 सालों से पिछड़ों के और दलितों के साथ अन्याय होता रहा, और इसीलिए आपके टेलीविजन पे खबर चल रही थी, एक जगह 55% है, फिर 36% हो गए। 140 करोड़ 20% कम करेंगे तो 28 करोड़ लोग होंगे। तो आपने भी आंकड़े कहीं सरकारी से उठाए होंगे, तो क्या 10 साल में 20 करोड़ लोग या 25 करोड़ लोग मर गए या उनकी कम हो गई जनसंख्या? तो कहीं ना कहीं आंकड़े गलत हैं, और इनकी जनगणना तो होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भी पक्षधर हैं, इसीलिए वो संसद में आके कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मंत्री बनाए, इतने दलित मंत्री बनाए। हालांकि उस डेटा पर दो बातें मैं बोल दूं मलुक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा कि वो अलग अलग कमीशंस के डेटा है और परसेंटेज है, एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं है, परसेंटेज में वो डेटा बताया हुआ है कि कितने फीसदी थे, कितने फीसदी है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, अलग अलग कमीशंस का डेटा है वो। मिस्टर नाग, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं स्टैंड बताइएगा, मैं इस बात का स्वागत करता हूँ, अच्छा मानता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं अच्छा मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री संसद में आके कहते हैं कि मैंने इतने पिछड़े बनाए मंत्री, इतने दलित बनाए। तो जातीय आधार पे जनगणना होनी चाहिए। और जो इनके साथ 68-70 साल कांग्रेस ने शोषण किया, वोट ले ली, सरकारें बना ली, अब इनको इनका हक मिलना शुरू हुआ है, तो जनगणना होनी चाहिए। स्टैंड सीधा सीधा साफ है एकदम। तो अब आपकी सोच तो बहुत मिल रही है इस वक्त इंडिया विपक्षी गठबंधन से, शामिल क्यों नहीं हो जाते? मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को चिट्ठी लिखी है, अब वो आपको इतना न्योता दे रहे हैं और आपकी पार्टी शामिल ही नहीं हो रही। देखिए अंजना जी, अगर कोई बात सही होती है, हम देश पे जाकर 370 जम्मू कश्मीर का हो, ये सब खड़े रह जाते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। जो सरकार की बात अच्छी होती है हम सपोर्ट करते हैं, और जब गलत होती है उसका जाके विरोध करते हैं। और जहां पिछड़ों और दलितों की बात आती है, 60% के करीब पिछड़े हैं, 20% के करीब दलित हैं। तो जहां देश का कितना बड़ा समूह हो, कांग्रेस ने 68-70 सालों में जिनका हक छीना हो, जिनको न्याय नहीं मिला हो, आज उनके न्याय मिलने की बात हो रही है। अगर उसको हम कहते हैं तो आप कहते हैं जाकर के इंडिया के साथ खड़े हो जाइए। क्या बात है, समझ नहीं आ रही। वो बुला रहे हैं आपको मालूक जी। जो खबर दी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, उसमें बताया गया है सूत्रों के हवाले से कि 40 सीटें मायावती जी मांग रही हैं। हम बिल्कुल, ये भी एक बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी बहस में। 40 सीटें मांग रही है, साफ स्टैंड है। हाँ, हमारा साफ स्टैंड है। 7 एमएलए हमारे मध्य प्रदेश में तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए कांग्रेस। 6 राजस्थान में डाका डाल दिया, 3 उत्तराखंड में डाका डाल दिया। एमएलए वापस करें, माफी मांगे, जब जाके फिर कुमारी बहन मायावती से बात करें, नहीं तो वो स्टैंड ले चुकी है, वो इंडिया के साथ नहीं है। आपकी बात पे सुनील यादव जी मुस्कुराने लग गए थे कि वापस करे विधायक और फिर माफी भी मांगे। मतलब ऐसी शर्त आप रख रहे हैं कि जाना ही ना पड़े इंडिया में, ना वो करेंगे
और ना आपको फिर वहां नहीं, तो इसका मतलब है कि कोई, इसका मतलब है डाका डाल के ले जाए, चोरी करके ले जाए, चोरी भी और सीना चोरी भी, और आरोप लगाएंगे कि बसपा ईडी से डरती है, बसपा कांग्रेस से उससे इनकम टैक्स से डरती है, बसपा सीबीआई से डरती है। अब तो खुद ही कहने लगे कि बसपा की तरफ से इतनी डिमांड आ रही है। काल्पनिक बात मान भी जाए तो वो बात गलत थी, इसका मतलब जो कांग्रेस अफवाह फैला रही थी। ठीक है, अब सुनील यादव जी से मैं वापस आती हूं, जाति जनगणना पर आपसे सीधा प्रश्न पूछती हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति की काट आपको जाति जनगणना में दिखाई दे रही है 2024 के चुनाव के लिए? देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि कोई भी राष्ट्रवाद, हालांकि बीजेपी का राष्ट्रवाद तो दूसरे तरीके का है, हमारा आपका देश का राष्ट्रवाद दूसरा है। बीजेपी तो जो बलात्कारी है वो राष्ट्रवादी है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो राष्ट्रवादी है, दूसरे दल को शामिल हो जाए राष्ट्रवादी, वो इनका राष्ट्रवाद मुझे आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन वो राष्ट्रवाद, वो मैं ये कहता हूं कि समाजवादी 2022 में अपने घोषणा पत्र में, इनका फोन वाला ऑडियो ले लीजिए, फोन का ऑडियो ले लीजिए। आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है सुनील जी, मैं फौरन इसको ठीक कराती हूँ, फौरन ठीक करा रही हूँ। धीरेन्द्र जी देखिए, कम से कम इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरती हुई दिख रही है सफलता से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा पीएम को चिट्ठी, राहुल गांधी भी अब ओपनली बोल रहे हैं रैलियों में कि जाति जनगणना जरूरी है और आधार यही है। वो कहते हैं कि सामाजिक न्याय इसके बिना मुमकिन नहीं है। क्या एनडीए इसमें घिर रहा है? तलवार पर चढ़ा दिया, कह रहे हैं चल के दिखाइए। अंजना जी, गिरने का और नहीं गिरने का यह सवाल नहीं है। जातीय जनगणना का हमारी पार्टी, हमारे नेता ने समर्थन किया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इनके मंशा पर भैया नीतीश कुमार जी के अभी भी मुझे शक है। ये क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, संवैधानिक तरीके से हो, लेकिन होना चाहिए। अगर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो योजनाओं को हम जातियों को चिन्हित करके उन्हीं के आधार पर बनाते हैं, उनके पास जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जातीय जनगणना करा रहे हैं उस पर लोगों को उनको सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। उसका संरक्षित करके उस डाटे को कैसे वो रखेंगे। भेदभाव वो करने में पहले से ही माहिर आदमी है, उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डेटा सार्वजनिक करेंगे कि नहीं करेंगे, इस डेटा का क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, ये भी बिहार के लोगों को बताना चाहिए। अब इनकी मंशा देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री भी बनने की, एक मैं उदाहरण के लिए बोलता हूँ। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा तो है नहीं कि अगर भारत सरकार में या इन्हें बहुत लोकसभा में सीटें नहीं मिलेंगी तो ये बिहार में ही विधानसभा को लोकसभा बना लेंगे और खुद को प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नियम संगत तो चलना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं कि ठीक है, विकास की योजनाओं का लाभ देने में इनको दिक्कत होती है, हम लोग भी समझते हैं दिक्कत होती है, लेकिन गरीबों को सुरक्षा देने के समय में कौन सा डेटा लगता है। दलितों के लिए इन्होंने, देखिएगा कि आपको याद होगा अंजना जी की, पासवान जातियों को छोड़ करके बाकी सभी दलित परिवारों को इन्होंने महादलित बनाया। फिर से विकास की बात तो छोड़िए, आज के डेट में टारगेट किलिंग हो रही है उस जाति की। सुरक्षा देने में उनको कौन से आंकड़े लगते हैं, उसमें भी भेदभाव हो रहा है। तो इनके मंशा पर तो भैया सवाल आज भी है, कल भी है। मुझे इतना जरूर है कि अगर उनके भलाई के लिए हो तो निश्चित हो, राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं तो केंद्र सरकार कराएगी। पूरे भारत में उन्हें भी कानून का अधिकार दिया है, कानून ने होना चाहिए। लेकिन इसका कहीं पॉलिटिकल टूल किट बनाने का हमको लगता है कि मंशा कहीं नीतीश कुमार जी नहीं रख रहे हो, क्योंकि खुद को ये सोशल इंजीनियर और सोशल इंजीनियरिंग में काफी दिलचस्पी लेने वाले हैं। ठीक है, तो राजीव जी, इसका कहीं उल्टा प्रभाव न पड़े, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। एक सीधा प्रश्न आपसे करती हूं, जाति जनगणना के बाद क्या जेडीयू भी ये मानती है कि 50% से आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए देश में? सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, निसंदेह बढ़ाया जाना चाहिए और ईडब्ल्यूएस के बाद निसंदेह 50% की सीमा रेखा का कोई अब औचित्य नहीं रह गया है, पहली बात। कहां तक ले जाना चाहते हैं आप लोग आरक्षण को? जरूरत पड़े तो 70-80% तक भी? मैं नहीं समझता वो आरक्षण के
खिलाफ ये मानस क्यों है हम सब लोगों का। मैं भी जाति से सवर्ण हूं और मैं ये मानता हूं कि गैर बराबरी है और इस गैर बराबरी की वजह से प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिले हैं। अगर उन्हें विकसित करना है, उनके यहाँ भी विकास की रोशनी पहुंचानी है, तो सैद्धांतिक तौर पर हम क्या बोलते हैं ये बात तो छोड़ दीजिए। गौरव भाटिया जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए। वैसे इनका अतीत यही है कि ये अंग्रेजों के दोस्त थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों की वकालत करते थे, हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ ये हैं, लेकिन फिर भी इनका जो तथाकथित राष्ट्रवाद है ये कहते कि ये जातीय जनगणना के खिलाफ हैं, आरक्षण के खिलाफ है। मेरी खुली चुनौती है। और ये आरक्षण के रास्ते में या जातीय जनगणना के रास्ते में जो भी रोड़े अटका रहे हो, अब तो इनके कार्यकाल में ये मौका तो इन्हें नहीं मिल पाया। अगर ये चाहते तो 2023 तक भी अगली जनगणना करा चुके होते, लेकिन इन्हें जनगणना से ज्यादा वोटों की सियासत करनी है। और धर्म, संप्रदाय, ये इनके जो राजनीतिक जो दांव है, उस दांव का सच जनता समझ गई है। हंगर इंडेक्स से लेकर के तमाम जो ग्लोबल पर कैपिटा इनकम के इंडेक्स हैं, ठीक है, जिन चुनावों की वो बात कर रहे हैं, आरएसएस के मुखिया, ठीक है, आरएसएस के मुखिया ने आरक्षण पर पुनर्विचार की बात कर दी थी और बिहार के नतीजों ने दिखा दिया था कि वो कैसा उल्टा पड़ा था। अब आप देख रहे हैं कि यही चक्रव्यूह आपके लिए रचा जा रहा है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो जाति के सामने चरमरा तो नहीं जाएगी 2024 में। अंजना जी, आपने कहा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, तो पहले तो एक बात जान लीजिए, हम लोग अर्जुन हैं, अभिमन्यु नहीं हैं। हर चक्रव्यूह को भेद देंगे, खासकर अगर भ्रष्टाचारियों का चक्रव्यूह होगा। और आपने ये भी कहा था कि क्या घेर लिया इन लोगों ने। अरे ये 28 चींटियां इकट्ठी हो गई हैं, अगर शेर दहाड़ेगा तो चींटियां सब इधर उधर भाग जाएंगी, आप देखेंगी। लेकिन आज जो बड़ी बात आपके कार्यक्रम में निकल के आई, राजीव जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि सबको बराबर अवसर मिलने चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैंने यही सुना। मैं कहूंगा आरजेडी और समाजवादी पार्टी, दो पार्टियां जो यहां हैं, इन्होंने तो कभी अपने यादव परिवार के बाहर के ओबीसी समाज के व्यक्ति को भी अध्यक्ष नहीं बनाया, अवसर नहीं दिया, पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनाया। ये लोग दूसरों को अवसर देंगे। अरे ये देंगे नहीं अवसर। और बल्कि मैं आपको अब एक और बात बताऊं, रोहिणी कमीशन बना है। रोहिणी कमीशन बना ही इसीलिए है, ये जो यादव परिवार आता है, चाहे मुलायम सिंह यादव जी का परिवार हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का, ये लोग दूसरों को अवसर दे नहीं सकते। लेकिन रोहिणी कमीशन ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है उप वर्गीकरण करेंगे, सब कैटेगराइजेशन, जिससे कि जो ओबीसी समाज का रिजर्वेशन है उसको 4 श्रेणियों में बांट के सुनिश्चित किया जाएगा कि अलग अलग जो उप जातियां हैं उनको भी लाभ आरक्षण का मिले। और मैं पूछना चाहता हूं, यहां सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, कृपया करके ये बताएं, आप तो बहुत मुसलमानों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, क्या आप ये मांग आज करेंगे आज तक में कि एएमयू में भी एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए? ये मेरा सवाल है, सीधा ये सवाल पूछिए, मेरा समय दे दीजिए। एएमयू में ओबीसी, एसटी समाज का आरक्षण होना चाहिए। हाँ, सुनील जी पूछिए। देखिए अंजना जी, मैंने पूरी आपकी डिबेट सुनी। कुछ लोगों के बड़ा दर्द है कि जाति जनगणना कैसे होती है, और वो कौन लोग हैं? वो जो पिछड़ों का हक मानना चाहते हैं, दलितों का हक मानना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, हम ना पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े, सबके लिए तैयार है। आप जाति जनगणना करा दीजिए, और जाति जनगणना कराने से एक बात तो ये तय हो जाएगी कि सरकारी कोई योजना तभी बन सकती है जब हमको मालूम हो कि कौन कितना शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, कौन कितना आर्थिक रूप से, कौन कितना राजनीतिक रूप से और कौन कितना धार्मिक रूप से। और हमारी मांग है भाई, आपने राजीव रंजन से पूछा, उन्होंने कहा कि यदि हम केवल सर्वे करा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना करा दे, और जाति जनगणना कराने के बाद अब तो ईडब्ल्यूएस के बाद 50% का आरक्षण छूट गया। तो अगर पूरे देश में ओबीसी 52% है तो आरक्षण 52% क्यों नहीं?
आप देखिए दिल्ली सचिवालय में कितने प्रतिशत लोग कौन है, कहाँ है ओबीसी, कहाँ है एससी, कहाँ है मुसलमान। जब आप यूपी कहाँ आप उत्तर प्रदेश में गौरव जी उनको बोल लेने दीजिए। गौरव जी प्लीज प्लीज, गौरव जी प्लीज, पेट में दर्द हो रहा होगा। गौरव जी प्लीज बीच में नहीं, गौरव जी प्लीज। जब जाति जनगणना हो जाएगी तो सिर्फ सरकारी नौकरियों में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी जब तक आप आरक्षण ओबीसी एसटी को नहीं देंगे तब तक उनकी तरक्की नहीं हो सकती। उसमें भी चाहिए आरक्षण। एएमयू पर स्पेसिफिक सवाल है उनका। बिल्कुल, वहाँ भी होना जो चाहिए। बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही है, मैं कह रहा हूं कि जब लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय में जब सबको बराबर का अधिकार होगा तो इस देश में कोई विश्वविद्यालय नहीं बचेगा जहां ओबीसी, एससी और मुसलमान और बड़ी समाज के लोग सब लोग मिलकर के नहीं पढ़ाई करेंगे। लेकिन वो सरकारी संस्थान सिर्फ पढ़ाई नहीं, नौकरी में भी वो अनुपात दिखाई देगा। वो जो नौकरी में अनुपात 80-20 का, 90-10 का, 95-5 का दिखाई देता है, वो नहीं दिखाई देगा। जाति जनगणना के बाद प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी दफ्तर हो, सब जगह ओबीसी, एससी, मुसलमान और बड़े समाज के लोग होंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बराबर का फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो 2% मलूक नागर साहब जल्दी से आप हाथ उठा रहे थे, अपनी बात कह लीजिए। ठीक है मिस्टर यादव। 5% मलूक साहब जी, मलूक साहब, मैं एक बात आरक्षण कहाँ तक जाना चाहिए? जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, पता नहीं जी, देखिए जहां तक आरक्षण की बात है, ये समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है। जहां 56% लोग हैं उनके हिस्से को दूसरे लोग जाकर के खा जाएं, तो केवल आरक्षण का मतलब है कि उन 56% का उतना हिस्सा अलग मिल जाए। आज 27% है तो आधा हिस्सा दूसरे लोग खा रहे हैं, यह समझना पड़ेगा। दूसरा, सरकार की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने भी माना है और इसीलिए एफिडेविट दोबारा फाइल किया है। उन्होंने कहा है हम पिछड़ों के लिए और दलितों के उत्थान के लिए तैयार हैं, हम योजना ऐसी बना रहे हैं। तो आज सरकार भी विरोध में कहां है, क्यों बहस हो रही है? जो 68-70 साल में कांग्रेस ने नहीं जाने वाले इंडिया में का शोषण किया, उनका हिस्सा खाया, उनका हिस्सा मरवाया, सरकार भी वहीं आप नहीं जाने वाले इंडिया में, एकदम साफ लग रहा है आपकी बातों से। हर जगह मलूक साहब का दिल बड़ा साफ है, जो दिल में रहता है बाहर बता ही देते हैं। ये लोग बेकार ही इतनी कोशिशें कर रहे हैं। जहां हर जगह, जहां तक, हाँ ठीक है, जल्दी से पूरी कीजिए, जल्दी से पूरी टाइम कर। मलूक जी आपकी पूरी बात हो गई। वहां भी आरक्षण होना चाहिए, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में वहां भी आरक्षण होना चाहिए, कोर्टों में वहां भी आरक्षण होना चाहिए। इतने दशकों तक तो आप लोगों ने शासन किया, आरक्षण देकर कहां पर पहुंचाया कि अब आपको लग रहा है कि और आरक्षण मिलना चाहिए ताकि उनकी भलाई हो जाए। सिर्फ एक जरिया वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए बनकर रह गया है। गौरव जी जल्दी से आपका रिएक्शन, जल्दी से। हाँ, बस मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं अंजना जी, मैंने पूछा एएमयू में आरक्षण मिलना चाहिए, कोई जवाब नहीं दे पाए। बल्कि मैं एक तथ्य और बता दूं, इनकी जब सरकार थी, चुनाव से पहले दिसंबर 2016 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर लाए थे, क्योंकि नफरत करते हैं ये एससी समाज से, और इन्होंने कहा ओबीसी की सबकास्ट की 17 जाति, वो ओबीसी सबकास्ट है, उनको एससी से आरक्षण मिलेगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रोक लगा दी थी। तो ये बांटना, समाज में जहर फैलाना जाति के नाम पे, ये तो काम है। और ये नहीं बताएंगे कि अपनी पार्टी का अध्यक्ष कोई ओबीसी समाज से, यादव परिवार के बाहर का क्यों नहीं बनता, एससी एसटी क्यों नहीं। चलिए, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, लेकिन यह भी सोचना पड़ेगा सरकारों को कि एससी एसटी कोटे में, तमाम इंस्टीट्यूट्स में, तमाम जगहों पर, नौकरियों में जो कोटा पहले से दिया गया रहता है वो भी रिक्त रह जाता है। समाज कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल करना है या 24 में चुनाव जीतने के लिए? बहरहाल इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।